Dear student, we now come to part 4 of chapter 19, part and CPM, unit 4 of your OR. Now, in this PPT, I shall be discussing about CPM. और हम ये देखेंगे कि जो CPM है हमारे पास में उसकी हिस्ट्री क्या है, CPM में कौन कौन सी डेफिनेशंस यूज होती हैं, कौन कौन से कंसेप्ट यूज होते हैं। पीछे भी हम पढ़ के आए हैं सारे के सारे कंसेप्ट जो हमने CPM में यूज करे थे, उसी को एडवांस में हम लेके जाएंगे और एक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके अंदर सॉल्व करेंगे जिससे आपको CPM बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप बहुत आसानी से सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे। अगर ये जो पार्ट है पर्ट और CPM वाला, यानी CPM का जो पार्ट है, अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपके लिए पर्ट बहुत आसान हो जाएगा करना, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम मैंने आपको बताया था बनाना किस तरह से बनाते हैं, आप सभी ने बनाया होगा नेटवर्क डायग्राम। तो आज इसमें देखेंगे कि CPM एनालिसिस किस तरह से होता है। अगर बात करें हम CPM क्रिटिकल पाथ मेथड की, तो इट वाज डेवलप्ड बाय जेई कैले ऑफ रेमिंगटन रैंड एंड MR वॉकर ऑफ DU पॉइंट, and the emphasis was on the trade-off between the cost of the project and its overall completion time। यानी रिलेशन था जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है और जो ओवरऑल कंप्लीशन टाइम है। लेकिन हमें कॉस्ट के बारे में कम पढ़ना है, वो ज्यादातर जो CA होते हैं या जो MCOM के स्टूडेंट होते हैं उनको ज्यादा पढ़ना होता है। हमें ओवरऑल कंप्लीशन टाइम की बात करनी है कि टाइम से प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट टेस्ट जो है 1958 में CPM का हुआ था, जब CPM एक कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया गया था, जब हम नया केमिकल प्लांट बना रहे थे। तो ये इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी शॉर्ट के अंदर। इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर हम देखें तो अब हम देखेंगे इसमें क्रिटिकल इवेंट क्या होता है, एक्टिविटी और क्रिटिकल पाथ क्या होता है। तो इसमें जो सबसे पहले क्रिटिकल इवेंट होता है, उसने कहा एक ऐसा इवेंट जिसका स्लैक टाइम 0 हो जाए वो इवेंट क्रिटिकल टाइम कहलाएगा। यानी LI और EI दोनों किसके इक्वल हो जाए, 0। और ये मैंने आपको बताया था EI फॉरवर्ड पास मेथड से और LI बैकवर्ड पास मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। तो EI और अगर LI इक्वल है किसी इवेंट के लिए तो वो इवेंट क्रिटिकल इवेंट कहलाएगा। इसके बाद आती क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है, एक एक्टिविटी जो है क्रिटिकल एक्टिविटी कहलाएगी इफ इट्स डिले इन एग्जीक्यूशन, यानी अगर उस एक्टिविटी को हम नहीं करते हैं तो वो फर्दर डिले कर देगी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम को। और क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए जो टोटल फ्लोट टाइम है वो 0 होना जरूरी है। और क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए हम दो चीज ध्यान रखेंगे कि LI और EI बराबर होंगे, साथ साथ LJ और EJ। यानी अगर हम लेफ्ट से राइट देखें, ठीक है ना, तो वो एक्टिविटी जिनके लिए LI और EI इक्वल है, और अगर राइट से लेफ्ट देखें तो LJ और EJ अगर इक्वल हैं, तो ऐसी जो एक्टिविटीज हैं जो उन इवेंट्स के बीच में आएंगी जिनके लिए ये LI और EI और LJ और EJ इक्वल हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज क्रिटिकल एक्टिविटी कहलाएंगी। अब लास्ट चीज जो इसमें आती है वो है क्रिटिकल पाथ। जो क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ क्या होगा, क्रिटिकल पाथ जो है वो सीक्वेंस होगा एक्टिविटीज का between the project start and finish that takes the longest time to complete। यानी बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, जो सबसे लंबा समय होगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए वो हमारे पास क्रिटिकल पाथ होगा। या ये कह लो कि एक वो सारी एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं वो हमें क्रिटिकल पाथ देगा। और क्रिटिकल पाथ को हम ज्यादातर डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, या मैंने यहाँ पर एक येलो लाइन से रिप्रेजेंट करा है अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो वो ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन डिटरमाइनिंग क्रिटिकल पाथ। तो जो स्टेप्स होते हैं क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए, उसमें सबसे पहले जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज हैं उनको हम देखेंगे, फिर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, यानी जो हमें प्रोजेक्ट गिवन होगा उसमें क्या सीक्वेंस है एक्टिविटीज का वो हमें देखना होता है कि भाई कौन सी एक्टिविटी पहले हो रही है, कौन सी एक्टिविटी बाद में हो रही है, तो ये हमें एक सीक्वेंस देखना होगा। फिर हम उस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हर एक्टिविटी का कंप्लीशन टाइम निकालेंगे, यानी EI, LI, EJ, LJ कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जिन एक्टिविटीज के लिए हमने भी बताया कि LI और EI इक्वल होंगे वो हमारे पास में क्रिटिकल इवेंट्स हो जाएंगे। उन क्रिटिकल इवेंट से क्रिटिकल एक्टिविटीज मिलेंगी और क्रिटिकल एक्टिविटीज से हमें क्रिटिकल पाथ मिलेगा। तो यानी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे क्रिटिकल पाथ को और फिर अपने CPM डायग्राम को अपडेट कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ये स्टेप
होते हैं क्रिटिकल पाथ को निकालने के लिए। अभी हमने बात करी थी कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से क्रिटिकल पाथ का डिटर्मिनेशन होता है। तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखें तो उसने कहा कि अगर हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लें, यानी आफ्टर ड्रॉइंग द नेटवर्क डायग्राम ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट वी राइट द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी ऑन द एरो रिप्रेजेंटिंग द एक्टिविटी। ये मैं एग्जांपल में समझाया भी है और एग्जांपल में देखेंगे भी। तो जब हम नेटवर्क डायग्राम बना लेंगे उसमें उसके बाद हर एक्टिविटी का समय, यानी जो उस एक्टिविटी को करने के लिए समय लगता है वो उस एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम सबसे पहले फॉरवर्ड पास मेथड का यूज करते हुए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे ईच नोड, यानी हर इवेंट का। तो उसके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ हमें जाना है। तो जो हमारा मेथड होगा उसमें इवन जो है वो 0 होगा ऑलवेज। बुक के अंदर आपके यहाँ सभी में इवन 0 दे रखा है। तो जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है इवेंट आई का, वो जो गिवन होता है ई आई, वो बराबर होगा मैक्सिमम ऑफ ई आई प्लस कितना टी आई जे, वेयर आई इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टेल इवेंट्स ऑफ ऑल एक्टिविटी आई जे ऑफ ड्यूरेशन टी आई जे टर्मिनेटिंग इन द हेड इवेंट जे। ये फॉर्मूला ई जे करके भी लिखा जा सकता था और ई आई करके भी लिखा है हमने, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर E1 निकल जाएगा तो E1 का यूज करते हुए E2 निकालेंगे, E2 का यूज करते हुए E3 निकालेंगे, फिर E4 निकालेंगे एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमें जो ड्यूरेशन है वो जरूर ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि कैसे होगा कि भाई एक नोड से, यानी कोई हमारे पास में इवेंट है उससे कई सारे पाथ हमारे पास बनेंगे, या ये हो सकता है कि किसी इवेंट के अंदर बहुत सारे पाथ आके मिलते हों। तो वहां हमें क्या देखना होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस देखनी होगी। जैसे किसी इवेंट के अंदर बहुत सारे पाथ आके मिल रहे हैं तो जो उनकी पुरानी वैल्यू थी प्लस जो हर एक्टिविटी ड्यूरेशन थी उनको जोड़ लेंगे। जोड़ के उन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपके पास में जो है ई आई देगी, यानी उस इवेंट के लिए ई आई कैलकुलेट करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये एग्जांपल अभी हम करेंगे उसमें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पाथ होगा, किस तरह से हम इसको निकालें। इसी को कंटिन्यू करते हुए देखें, अब हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालेंगे ईच नोड का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय बैकवर्ड पास मेथड यूजिंग दी फॉलोइंग ऑर्डर। कि यहाँ ln en के इक्वल होगा, यानी जो हमारा फॉरवर्ड पास मेथड से en निकला था यानी लास्ट इवेंट के लिए वही ln के इक्वल होगा। अब हम बैकवर्ड यानी उल्टी दिशा में चलेंगे, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अब जो है तो जो लेटेस्ट स्टार्ट इवेंट टाइम होगा किसी इवेंट जे का वो LJ से रिप्रेजेंट होता है और ये बराबर होता है मिनिमम ओवर कितना LJ माइनस का TIJ, वेयर J इज द कलेक्शन ऑफ हेड इवेंट्स ऑफ ऑल एक्टिविटी। ये आई की तरह से भी लिख सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ इवेंट आई इज इक्वल टू LI, और ये मिनिमम हो जाएगा ओवर LI माइनस के TIJ, वेयर J इज द कलेक्शन ऑफ ऑल हेड इवेंट्स ऑफ ऑल एक्टिविटी। IJ वही ड्यूरेशन होगी TIJ की, मतलब आई जे एक्टिविटी जो है वो ड्यूरेशन हो जाएगी टीआई, उसकी ड्यूरेशन हो जाएगी टीआई जे, और विच एमिनेट्स यानी जो बाहर निकलती है किससे, टेल इवेंट आई से। ठीक हो गया। तो ये हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। ये आपको समझ में जब आएगा जब हम एग्जाम्पल इसको करेंगे। तो एग्जाम्पल में हमें देखना है, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड से एग्जाम्पल शुरू हो जाएगा और इसको देखना शुरू करेंगे। फिर साथ साथ हम इसमें टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्रिटिकल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। क्रिटिकल एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने तरीका बताया था कि LI और EI इक्वल होंगे, LJ और EJ इक्वल होंगे जिन इवेंट्स के लिए, तो उन इवेंट्स के बीच जो एक्टिविटीज हैं वो क्रिटिकल एक्टिविटीज हो जाएंगी। क्रिटिकल एक्टिविटीज को जो है कनेक्ट करेंगे विदाउट अ ब्रेक फ्रॉम स्टार्ट इवेंट टू एंड इवेंट टू गेट द क्रिटिकल पाथ। मार्क दिस पाथ विद थिक लाइन, डबल लाइन, और जैसे मैंने इसके अंदर येलो लाइन से रिप्रेजेंट करा है तो वो येलो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखने की है कि जो टोटल प्रोजेक्ट टाइम है वो EN है और वो बराबर होता है सम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑन दी पाथ। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल की, जिससे ये आपको सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये एक बार के अंदर क्लियर हो जाए। और बहुत आसान है कि अगर हमें LI और EI कैलकुलेट करना आ गया तो फिर हमें क्वेश्चन में सब कुछ आ गया। तो दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण हमने अभी तक बताई हैं कि भाई एक तो नेटवर्क डायग्राम प्रॉपर बन जाए हमारा, और नेटवर्क डायग्राम बनने के बाद में हमारी जो LI और EJs हैं या
एलजेस और ईआईज हैं वो सब हमारे प्रॉपरली कैलकुलेट हो जाए। तो अब देखेंगे हम इस नेक्स्ट स्लाइड से एग्जांपल को। ये आपकी बुक का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, तो मैंने इसी को डिस्कस करा है। तो आप चाहें तो स्लाइड्स को थ्रू भी देखें और साथ साथ बुक भी आपने पढ़ते रहें। ये देखिए, ये एग्जांपल 4 मैंने लिखा है, लेकिन ये आपकी बुक का एग्जांपल फर्स्ट है, पेज 776 पर, 776 पेज पे एग्जांपल है। जू का तो मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें, और इसमें आपको क्या दे रखा है, ऑपरेशंस दे रखे हैं, पोस्ट ऑपरेशंस दे रखे हैं, और एक्टिविटी ड्यूरेशन हमें दे रखी है। तो ये जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है, इनका यूज करेंगे हम LIEJs फाइंड करने के लिए, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए। और सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, नेटवर्क डायग्राम बनाना होगा। नेटवर्क डायग्राम मैंने आपको बताया था किस तरह से बनाते हैं, मैं उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। तो आप इसमें नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, और जो नेटवर्क डायग्राम आएगा वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे रिप्रेजेंट करा है, देखिएगा किस तरह से नेटवर्क डायग्राम बनेगा। ये देखिए, ये जो है नेटवर्क डायग्राम हमने रिप्रेजेंट करा है, और इस नेटवर्क डायग्राम के अंदर हमने 2 डमी यूज करनी पड़ी हैं इसके लॉजिकल पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। और हमारे पास में 8 इवेंट्स बने हैं, 1 से लेके और 8 तक। इनको हमने नंबरिंग करी उसी तरह से फलकर्सन रूल से। और अगर हम ध्यान से देखें और इस ग्राफ को अगर पढ़ने की कोशिश करें, तो एक्टिविटी ए जो है वो 1 और 2 इवेंट्स के बीच में है, एक्टिविटी बी 2 और 3 के बीच में है, एक्टिविटी सी जो है वो 2 और 5 के बीच में है, एक्टिविटी डी जो है 2 और 4 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में एक डमी एक्टिविटी है, ऐसे ही 6 और 7 के बीच में एक डमी एक्टिविटी है। फिर आपके पास में एक ई एक्टिविटी है जो 3 से 7 तक जाती है, एक एफ एक्टिविटी है जो 5 से 7 तक जाती है, एक एच एक्टिविटी है जो 7 से 8 जाएगी, एक आई एक्टिविटी है जो 7 से 8 जाएगी, एक एच एक्टिविटी है सॉरी जो 3 से 8 तक जाएगी, और एक जे है जो 6 से 8 तक जाएगी। तो अब अगर इसको हम देखें ध्यान से कि भाई हमारे पास 1 से 2 तक एक ही बात है, 2 से 3 तक एक ही बात है, लेकिन अगर हम 5 तक जाना है हमें, इवेंट 5 तक, तो इवेंट 5 तक जाने के लिए हमारे पास में 2 पाथ हो गए। भाई हम 2 से 4 जाएं, 4 से 5 जाएं, या डायरेक्ट 2 से 5 चले जाएं। ऐसे ही अगर मुझे 3 से 7 तक जाना है तो मेरे पास में 2 पाथ हैं, एक मैं 3 से 7 जाऊंगा और एक 5 से 7 चला जाऊंगा। और इसी तरह से अगर हम कंटिन्यू करते चले जाएं, तो अगर हम देखें 8th इवेंट जो हमारे पास में, यानी 8 नंबर से हमने जिसको डिनोट कर रहा है, उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास में 3 पाथ हैं, एक 3 to 8 है, एक 7 to 8 है, और एक 6 to 8 है। तो जब हम फॉरवर्ड पास मेथड लगाएंगे और मैक्सिमम वाली बात करेंगे, तो मैक्सिमम वाली बात में यही देखेंगे कि कितने पाथ हमारे पास में अवेलेबल हैं, उनके ऊपर हमें क्या लगाना है, मैक्सिमम लगाना है। तो ये भी मैंने कैलकुलेशन करी है, आगे हम इसको देखेंगे कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। अब देखिए आगे इस तरह से हम लेफ्ट से राइट देख रहे थे, अब हम राइट से अगर लेफ्ट देखते हैं, तो राइट से अगर हम लेफ्ट देखें, तो राइट से लेफ्ट जो है हमारे पास में, भाई 8 to 3 एक ही बात है, 8 to 7 एक ही बात है, 8 to 6 एक ही बात है, फिर 8 to 7 सॉरी 2 पाथ हो जाएंगे हमारे पास में। 8 to 7 जो है, 8 to 7 एक तो डायरेक्ट है, एक 8, 6 और 7 से मिलके बना है हमारे पास में। ऐसे ही अगर हम पीछे चलते चले जाएंगे, तो अगर हम देखें 2 से, तो 2 तक पहुंचने के लिए हमारे पास में 3 से 2 है, 5 से 2 है, और 4 से भी 2 है हमारे पास में। तो ये वापस लौटते हुए, यानी राइट से लेफ्ट जाते हुए भी हमें इन पाथ को देखना है कि किस तरह से चलना है हमारे पास में। और जब हम राइट से लेफ्ट चलेंगे तो मिनिमम की बात करेंगे, और लेफ्ट से राइट चलेंगे तो मैक्सिमम की बात करेंगे। अब अगर हम देखें तो इस स्लाइड के अंदर हमने कुछ नहीं करा है, हमने सिर्फ जो एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन थी वो सब एरो के ऊपर रिप्रेजेंट कर दी है। तो इसके अंदर हमने कुछ ज्यादा नहीं करा है, सिर्फ जो एक्टिविटी की ड्यूरेशन है वो एक्टिविटी की ड्यूरेशन रखी है। और साथ साथ ये ध्यान रखेंगे जो हमारी डमी एक्टिविटी थी D1 और D2, उनको हमने 0 टाइम दिया है, क्योंकि ना तो वो टाइम और ना कोई रिसोर्स कंज्यूम करती है। लेकिन कैलकुलेशन में और लॉजिकल पार्ट को ध्यान में रखते हुए इन डमीज को लगाना बहुत जरूरी होता है हमारे पास में। तो ये हम ध्यान रखेंगे, और इस तरह से ये सब जो ड्यूरेशन टाइम है इन एरोज के ऊपर एक्टिविटी के साथ रिप्रेजेंट कर लेंगे। We now come to the calculation part, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट है। मैं चाहूंगा कि जब आप ये स्लाइड देखें तो इसके साथ साथ आप अपनी बुक रखें, क्योंकि स्लाइड के अंदर आपको ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा।
तो उसके लिए नेटवर्क डायग्राम नहीं मिलेगा देखने के लिए, तो उसके लिए आप अपनी बुक का यूज कर लें, बुक अपने पास में रखें और ये मैं बताता हूँ देखें कैलकुलेशन किस तरह से होगी। मैंने कहा था सबसे पहले अर्ली स्टार्ट टाइम यानी ईआई कैलकुलेट करते हैं हर एक्टिविटी के लिए, और इसके लिए जो हमारे पास में एक्टिविटीज के एंड पर इवेंट्स होते हैं और स्टार्टिंग पे जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए हम ईआईज और एलजेस कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पहले लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, तो देखिए किस तरह से। इसमें सबसे पहले E1 तो होगा जीरो, हमने बताया था ऑलवेज जीरो होता है। फिर जो EI है ये बराबर होगा मैक्सिमम ऑफ EI प्लस TIJ। तो अगर हम देखें ध्यान से यहाँ, तो जो E2 है हमारे पास में E2, तो E2 में सिर्फ एक ही पाथ है हमारे पास में, और जब एक ही पाथ है तो हमारे पास एक ही रास्ता होगा, तो यानी क्या बनेगा, E2 जो है वो हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ E1 प्लस T12, यानी 1 और 2 जो हमारे पास में इवेंट है इनके बीच में एक्टिविटी ए थी, इसकी टाइम ड्यूरेशन T12 है, तो E1 की वैल्यू 0 थी, T12 की वैल्यू मेरे पास में 2 थी, तो ऐड करते कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 यानी 2। मैंने लिख भी दिया है एज ओनली वन एक्टिविटी 1 2 इज एंटरिंग टू इवेंट 2। सिमिलरली अगर आप देखें तो मैं E3 कैलकुलेट करूंगा सिंपल 5 आ जाएगी, E4 कैलकुलेट करूंगा सिंपल 7 आ जाएगा मेरे पास में। लेकिन हमने ये कहा था कि अगर हम E5 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में दो रास्ते हैं इवेंट 5 तक पहुंचने के लिए, यानी दो एक्टिविटी हैं, एक C से होते हुए और एक D और D1 से होते हुए। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। नाउ E5 जो है वो बराबर होगा मैक्सिमम ऑफ EI प्लस TI5। यहाँ पर I की वैल्यू होगी मेरे पास में कितनी 2 और 4, क्योंकि दो रास्ते हैं मेरे पास में, बिकॉज टू एक्टिविटी 2 5 एंड 4 5 आर एंटरिंग इवेंट 5। तो 10 E5 जो है वो कितना होगा, ये बराबर होगा E2 प्लस T25 और E4 प्लस T45। अब अगर हम देखें ध्यान से तो E2 तो कितना आया था हमारे पास में 2, और E25 कितना है मेरे पास में, E25 है मेरे पास में 4, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा। अब E4 मेरे पास कितना है 7, तो यहाँ और T45 की वैल्यू है 0, तो अगर T45 की वैल्यू रखें 0 तो ये ऐड होके आ जाएगा 2 प्लस 4 6 और 7 प्लस 0 7। तो और इसका क्या करना है, हमने मैक्सिमम करना है, और मैक्सिमम बिल कितना आएगा 7, तो ये 7 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसी तरह से चलते चले जाएं तो हम E6 ऑब्टेन करेंगे बिल्कुल आसानी से 11, E7 ऑब्टेन करेंगे इसी तरह से 11, और E8 ऑब्टेन कर लेंगे हम 14। अब जब E8 कैलकुलेट करेंगे तो E8 में हमारे पास में तीन पाथ हैं, क्योंकि तीन एक्टिविटी 3 8 6 8 और 7 8 एंटर करनी है, तो यानी जो E8 है वो बनेगा मैक्सिमम E3 प्लस T38, E6 प्लस T68, E7 प्लस T78, यानी मैक्सिमम ऑफ 5 प्लस 7, मैक्सिमम ऑफ 2 प्लस 11 और मैक्सिमम ऑफ 11 प्लस 3। तो इनका मैक्सिमम जो है कितना आएगा 11 प्लस 3 वाला, यानी 14 आएगा हमारे पास में। तो ये आंसर आएगा E8 14। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ अब हम लेटेस्ट फिनिश टाइम यानी वापस हमें जाना है, जब हमें वापस जाना है तो वापस में L8 और E8 बराबर होंगे 14, और LJ जो है ये बराबर होगा मिनिमम ऑफ LJ माइनस TIJ। तो अगर मैं L7 की बात करता हूँ, बहुत आसान है, L7 जो है ये मिनिमम हो जाएगा L8 माइनस T78। अब T78 की वैल्यू है मेरे पास में कितनी 2, तो 14 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये 14 में से 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 12, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 12। तो ये 12 आ गई। एज ओनली वन एक्टिविटी 7 8 इमेट्स करती है एक्टिविटी 7 में से। नाउ L6 जो है ये बराबर हो जाएगा मिनिमम ऑफ LJ माइनस TJ6, और J की वैल्यू होगी 7 और 8। क्यों, क्योंकि दो एक्टिविटी 6 7 और 6 8 M8 होती हैं, 6 7 और 6 8 M8 होती है इवेंट 6 से। तो इसका मतलब जो L6 है ये बराबर होगा मिनिमम ऑफ L6 माइनस T6 7 और कॉमा L6 माइनस T6 8, यानी ये बराबर हो जाएगा मिनिमम ऑफ 12 माइनस 0 और कॉमा आपके पास में 14 माइनस 3, तो इन दोनों का मिनिमम होगा 11 आपके पास में आंसर आ जाएगा, यानी हमारे पास में L6 की वैल्यू हो जाएगी 11। सिमिलरली इसी तरह से हम L5 9 कैलकुलेट करेंगे, और L4 7, L3 6, L2 2 और L1 0। अब आप जरा देखें इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो L2 है मेरे पास में वो हमने किस तरह से कैलकुलेट करा है।
अब L2 अगर हम देखें तो L2 तक पहुंचने के हमारे पास में 3 रास्ते हैं यहाँ पर। तो अगर L2 की बात करें तो L2 जो है ये मिनिमम होगा LJ माइनस T2J। अब उसमें उसने यहाँ ध्यान रखना है कि 3 एक्टिविटी 2 3 2 4 और 2 5 हम वेट करती हैं, तो इसका मतलब ये बनेगा L3 माइनस T2 3, L4 माइनस T2 4, L5 माइनस T2 5, यानी मिनिमम ऑफ 6 माइनस 3, 7 माइनस 5 और 9 माइनस 4। तो अगर इसका मिनिमम देखें तो मिनिमम आएगा 2, यानी 7 माइनस 5 वाला, तो 2 इसका मिनिमम हो जाएगा 2, L2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, और L1 फिर कितना आएगा 0। अब ये सारी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क डायग्राम में, और जो क्रिटिकल पाथ है वो येलो लाइन से रिप्रेजेंट हो जाएगा। और मैंने बताया था क्रिटिकल पाथ कहाँ कितना होगा, जहां हमारे पास में Li और EJ, Li और EI की वैल्यू सेम होगी या LJ और EJ सेम होगा, वो हमारे पास में क्रिटिकल पाथ देगा। उन इवेंट्स को जोड़ते हुए पाथ जो होगा वो क्रिटिकल पाथ देगा। यहाँ हम देखते हैं कि हमने जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हमने सारे EIs और LJs कैलकुलेट करे हैं, उनको हमने हर इवेंट के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। तो जो पहले नंबर का इवेंट है उस पे E1 और L1 आ जाएगा, दूसरे पे E2 L2 आ जाएगा, E3 L3 आ जाएगा, एंड सॉन लिखते चले जाएंगे। इससे ये होगा कि जहाँ EI और LI बराबर होंगे वो इवेंट हमारे क्रिटिकल इवेंट्स हो जाएंगे, और उनसे जो जोड़ने वाला पाथ है वो क्रिटिकल पाथ हो जाएगा, और उन पाथ के ऊपर जो एक्टिविटीज होंगी वो क्रिटिकल एक्टिविटीज हो जाएंगी हमारे पास में। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है क्रिटिकल पाथ को येलो लाइन से। इसको आगे भी बताएंगे कि हमने येलो लाइन से इसको रिप्रेजेंट करा है। अब हम देखें कि हमने कैलकुलेशन किस तरह से करी है, और कैलकुलेशन के लिए हम एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी ड्यूरेशन, अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट, और जो फ्लोट्स हैं वो डिफरेंट फ्लोट्स हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें एक्टिविटी पता है IJ से रिप्रेजेंट होगी, इसको कॉलम फर्स्ट में, एक्टिविटी ड्यूरेशन कॉलम सेकंड में, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, कॉलम 3 और 4 में इसमें अर्लीस्ट स्टार्ट आएगा, अर्लीस्ट फिनिश्ड आएगा। ऐसे ही लेटेस्ट टाइम जो है ये भी 2 पार्ट्स में 5 और 6 कॉलम से रिप्रेजेंट होगा, इसमें भी लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश आएगा। इसके बाद हम टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट करेंगे, जो कॉलम 7, 8 और 9 से हमने रिप्रेजेंट करेगा। बहुत आसान सा है, अगर आप देखें फटाफट होता चला जाएगा काम। इसमें हमने चूंकि EI और LJs हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब हम ई वाले लिखेंगे तो ई वाले तो हमारे पास स्टार्टिंग से लिखे जाते हैं, और L वाले हमारे पास बैक से लिखे जाते हैं। तो ये हम आराम से लिखते चले जाएंगे हर एक्टिविटी के लिए, कि भाई जो हमारे पास में लास्ट में दे रखा है, जैसे A है 1 2 तो E1 आएगा, B है 2 3 E2 आएगा, फिर D है 2 4 फिर E2 आएगा, C 2 5 फिर E2 आएगा, E 3 7 फिर E3 आएगा, H 3 8 फिर E3 आएगा, D1 4 5 E4 आएगा, G मेरे पास 4 6 है तो फिर ये E4 आएगा, F 5 7 है E5 आएगा, D2 6 7 है E6 आएगा, फिर मेरे पास में J 6 8 है E6 आएगा, और I मेरे पास में है 7 8 तो इसका मतलब E7 आएगा, और लास्ट वाली एक्टिविटी मेरे पास E8 हो जाएगी। और यही हम जब वापस जाएंगे तो L8 L8 L7 L7 L6 ये जो बाद वाली हैं, जो बाद का है हमारे पास में, जैसे 7 8 है तो 8, 6 8 है तो 8, 6 7 है तो 7, 5 7 है तो 7, 4 6 है तो 6, 4 5 है तो 5, तो ये सब एक्टिविटी लिखते चले जाएंगे। तो यानी हमारा कॉलम 3 और कॉलम 6 भर जाएगा सबसे पहले। जैसे ही हम एक्टिविटी अपनी लिखेंगे, उनकी ड्यूरेशन लिखेंगे, तो सबसे पहले 3 और 6 भर जाएगा, जो हम नेटवर्क डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कर चुके होंगे। तो नेटवर्क डायग्राम में हर इवेंट के ऊपर हमें ये रिप्रेजेंट करने हैं, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम 4 कॉलम बहुत आसान से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो हमें पता लग गई है, अगर अर्लीस्ट फिनिश निकालना है तो एक्टिविटी ड्यूरेशन इसमें ऐड कर देंगे, यानी कॉलम 2 और 3 ऐड करें, कॉलम 4 आ जाएगा। ऐसे ही हम कॉलम 5 बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कॉलम 6 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा मेरे पास में, तो ये कैलकुलेट हो जाएंगे। तो हमने कॉलम 1 से 6 तक कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हमें टोटल फ्लोट निकालना है तो टोटल फ्लोट निकालना बहुत आसान है। हम क्या करें, कॉलम 5 में से कॉलम 3 या कॉलम 6 में से कॉलम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे पास टोटल फ्लोट आ जाएगा। तो बहुत आसान है, और जहां जहां टोटल फ्लोट 0 होगा वो एक्टिविटी हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी बन जाएंगी, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर हमें फ्री फ्लोट निकालना है, बहुत आसान है फ्री फ्लोट निकालना। तो फ्री फ्लोट कहाँ निकलेगा, फ्री फ्लोट में जो हमारा टोटल फ्लोट है उसमें से हम उस इवेंट का
हेड स्लैक घटा देंगे। अब हेड स्लैक से क्या मतलब हुआ हमारे पास में कि भाई अगर एक्टिविटी देखें हम, हमारे पास में एक्टिविटी 1 2, तो इसका हेड होगा 2 मेरे पास में, तो इसका मतलब हेड स्लैक बनेगा L2 माइनस E2, यानी जो L2 माइनस E2 है वो कैलकुलेट करूंगा और जो टोटल फ्लोट है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो वैल्यू आ जाएगी 0। फिर इसी तरह से B23 के लिए वैल्यू 0 आएगी, 24 के लिए भी 0, लेकिन 25 के लिए वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ही फिर मेरे पास में 37 के लिए 0, फिर 38 के लिए 2, 4 D1 के लिए फिर वैल्यू 45 के लिए 0 एंड सो ऑन बनती चली जाएगी। और ऐसे ही हम इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट करेंगे कि जो फ्री फ्लोट है उसमें से टेल स्लैक हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो हमने फ्री फ्लोट निकाला है उसमें से टेल स्लैक, यानी जो एक्टिविटी ए है जैसे 1 2, तो 1 2 का टेल है मेरे पास 1, तो इसका मतलब L1 माइनस E1 जो है वो फ्री फ्लोट, यानी फ्री फ्लोट आया था 0, 0 में से L1 माइनस E1 घट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 0। सिमिलरली हम कॉलम 9 क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ मैंने तो आपकी बुक से थोड़ा सा डिफरेंट काम करा है, उसने जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है वो नेगेटिव भी लिए हैं, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में इससे पहले वाला जो हमारे पास पार्ट था उसमें बताया था कि इंडिपेंडेंट फ्लोट कभी नेगेटिव नहीं होता, अगर आएगा तो उसकी वैल्यू हम 0 कंसिडर करेंगे। तो हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया है और कैलकुलेट करने के बाद बहुत आसानी से हम इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरह हम सब चीज कैलकुलेट कर कर सकते हैं नेटवर्क डायग्राम के। नाउ वी कम टू आंसर्स ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। हमने सिर्फ एक आंसर दिया था कि किस तरह से नेटवर्क डायग्राम बनता है। अब हमने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि कंस्ट्रक्ट एक्टिविटी नेटवर्क, जो हमने दिखा दिया पार्ट ए के अंदर। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, डिटरमाइन द अर्लीस्ट फिनिश डेट फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट एज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्ट बिगिंस एट डे 0। तो इसका मतलब जो अर्लीस्ट फिनिश डेट है प्रोजेक्ट की वो कितनी होगी, 14, यानी हमने E8 निकाला था, कितना आया था, 14 आया था। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन हम उस नेटवर्क डायग्राम से दे सकते हैं, बहुत आसानी से उस नेटवर्क डायग्राम से दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि टोटल फ्लोट हमें हर एक्टिविटी का बताना था। जो टोटल फ्लोट है हर एक्टिविटी का, टेबल हमने बनाई है, जो कॉलम 7 है वो आपको टोटल फ्लोट देगा हर एक्टिविटी का। फिर क्रिटिकल पाथ की बात करी, क्रिटिकल पाथ ए, डी, जी और जे से रिप्रेजेंट होगा। ये एक्टिविटी हमारे पास में क्रिटिकल पाथ देंगे क्योंकि इनका टोटल फ्लोट क्या है, 0, और येलो लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। ग्राफ में मैंने रिप्रेजेंट भी करा है स्लाइड नंबर 11 के अंदर, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया ई पार्ट के अंदर के जो लेटेस्ट स्टार्ट डे है एक्टिविटी बी के लिए। तो अगर हम देखें लेटेस्ट स्टार्ट बहुत आसान है, टेबल हम देखेंगे, हमारे पास कितना आ गया 3 डे, टेबल का हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने सिक्स पार्ट के अर्लीस्ट फिनिश डे फॉर एक्टिविटी एफ। एफ एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट फिनिश बतानी है, तो अर्लीस्ट फिनिश फिर दोबारा से टेबल देखेंगे, 2 मिनट में हम बता सकते हैं। 10 डेज का आंसर आएगा टेबल देखकर, बहुत इजीली हम इसको बता सकते हैं। अर्लीस्ट फिनिश जो है किसके लिए, एफ एक्टिविटी एफ के लिए। फिर एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा जी पार्ट में कि द इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इफ एक्टिविटी आई वर टू टेक 3 डेज। अगर हम देखें तो एक्टिविटी आई हमारे 2 दिन ले रही थी, उसने कहा अगर 2 दिन की बजाय 3 दिन ले तो क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ ये ध्यान देना है हमें कि अगर ये 2 की बजाय 3 दिन लेगा तो इसका मतलब हमारे ई आईज जो है और एल जे जो है वो बदल जाएंगे। जब बदल जाएंगे तो हमारे ई आईज और एल जे, तो यहाँ पर E7 मेरे पास 11 था, तो अगर मुझे E8 कैलकुलेट करना है तो E8 होगा मैक्सिमम ऑफ E3 प्लस T38, E6 प्लस T68, E7 प्लस T78, और ये बराबर हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 5 प्लस 7, 11 प्लस 3, 11 प्लस 3 14, यानी कोई चेंज नहीं आया। ऑल्सो L18 कितना होगा, L8 कितना होगा, 18 नहीं L8 कितना होगा 14, नो चेंज। तो इसका मतलब L7 जो है वो L8 माइनस T78 यानी 14 माइनस 3 11। यहाँ पर L7 और E7 अब बराबर हो जाएगा यानी 11 डे हो जाएगा। इट मींस ये जो मेरे पास में एक्टिविटी आई है ये क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगी, ये ध्यान देना है। इसका मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 14 दिन में पूरा हो रहा था और 14 दिन के अंदर ही पूरा होगा, बस आई जो है वो आपके पास में क्रिटिकल एक्टिविटी बनेगी। ऐसे ही अब इन्होंने एक एच पार्ट दिया। एच पार्ट में ये कहा कि अगर एक्टिविटी एफ जो है वो 3 की बजाय 6 दिन ले, इसमें भी हमें उसी तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले E7 कैलकुलेट करूंगा, तो E7 मेरे पास हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ E3 प्लस T37 कॉमा E5 प्लस T57, यानी मैक्सिमम ऑफ 5 प्लस 7 और 7 प्लस 6 यानी 13 हो जाएगा।
E8 अब दोबारा से कैलकुलेट होगा, तो जब दोबारा कैलकुलेट होगा तो E3 प्लस T3 8, E6 प्लस T6 8, E7 प्लस T7 8, यानी मैक्सिमम ऑफ 5 प्लस 7, 11 प्लस 3, 13 प्लस 2, यानी अब हो जाएगा कितना 15। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट जो है उसको अभी 14 दिन लग रहे थे, अब कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट जो है वो एक दिन के लिए डिले हो जाएगा। यानी अगर एक एक्टिविटी F 3 की बजाय 6 दिन ले ले तो प्रोजेक्ट एक दिन डिले हो जाएगा। तो ये सभी आंसर्स हमने देख लिए हैं जो है इस एग्जाम्पल के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर या फ़ोन कर कर पूछ सकते हैं। जो आपका प्रिस्क्राइब टाइम है उसमें आप मुझे फ़ोन कर लें और आप मुझसे बात कर लें।